जेकेएसएसबी टॉप 20 एमसीक्यू वाली सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज डे 8 रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। पुराने जितने भी वीडियोस हैं वो सारी अपलोड हो चुकी हैं। जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चंस के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहां पर सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएगा, बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, छोटा सा टारगेट सेट कर रहा हूँ। आज डे 8 है और डे 5 से लेकर जब तक मैं डे 10 की वीडियो बनाऊंगा, इस ड्यूरेशन में डे 5 से लेकर डे 10 तक कोई भी वीडियो अगर ऐसी है जिसमें 10,000 व्यूज पहुंचते हैं, अब आपके शेयर करने पे है, तो जो डे 11 वाली वीडियो होगी वो 40 क्वेश्चंस पर डे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये टारगेट मैं आपके लिए रख रहा हूँ। अगर ये टारगेट अचीव करवाता तो ठीक है, वरना अभी 20 क्वेश्चन वाला सेट ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा टारगेट आपके सामने सेट किया हुआ है। अगर आप चाहते हो 40 क्वेश्चन पर डे आए तो टारगेट अचीव करवाइए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है, What is the rank of India in World Press Freedom Index 2023? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का आया, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही। सबसे पहली बात है कि वर्ल्ड प्रेस जो डे आपके सामने देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये आता है वर्ल्ड प्रेस डे वाले दिन। वो होता कब है? 3 मई को होता है। तो आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है ना, वर्ल्ड प्रेस या प्रेस फ्रीडम डे को लेकर कब सेलिब्रेट कर जाता है? 3 मई को आता है। अभी इंडिया की रैंकिंग पूछी जा रही है। ये 2022 में इंडिया की रैंकिंग थी 150। अभी 2023 की बात करें, इंडिया की रैंकिंग आई है 161। टोटल कितनी कंट्रीज? 180 कंट्रीज। और इंडिया की रैंकिंग कितनी आई? 161। इसमें जो स्कोर है वो 0 से 100 तक जाता है, और इंडिया का 36 पॉइंट कुछ स्कोर यहाँ पे इंडिया का देखने को मिल रहा था। तो इंडिया की रैंकिंग 161 रही, इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर तीन जो टॉप जिन्होंने करा वो कौन से हैं, देखो, नॉर्वे है, आयरलैंड है, डेनमार्क है। इन तीनों ने टॉप करा है। और जो सबसे नीचे रहे, जो वर्स्ट कंडीशन में रहे, वो कौन से हैं? वो है जैसे वियतनाम है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। ये रहे वर्स्ट वाले, जो सबसे लास्ट में है। टॉप 3 भी बता दिए, लास्ट वाले 3 भी बता दिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म होता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे वाला। आगे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया बाय द ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया को कौन सी कंट्री से सेपरेट करता है। ऑप्शन नंबर ए में आपको पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान को कौन अलग करता है? रेड क्लिफ लाइन, आपने सुना है ना, रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान को अलग करने का काम करती है। इंडिया अफगानिस्तान को कौन अलग करता है? ड्यूरेंट लाइन। तो वही तो आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में क्या देखने को मिल रहा है? चाइना। और इंडिया चाइना को कौन अलग करता है? अगर एक तरह से कहा जाए, मैकमोहन लाइन जो आती है वो अलग करने का काम करती है। और इंडिया नेपाल का तो आपको पता है ओपन बॉर्डर है, ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर है। तभी तो अभी जो आप आजकल केस सुन रहे होगे, जो पाकिस्तान से सीमा वाला केस आप सुन रहे होगे, ये ऐसे नाम है कुछ, शायद सीमा ही नाम है। तो वो जो केस है वो नेपाल के थ्रू ही आया है, क्योंकि क्यों, नेपाल इंटरनेशनल ओपन बॉर्डर है इंडिया के लिए, तो बिना आप वीज़ा वगैरह के वहाँ से आ सकते हो, डायरेक्ट बस वगैरह जाती है। तो बड़ा आसान है इंडिया पहुँचना, अगर उस रास्ते से आप आते हो तो ये क्वेश्चन आपको कवर हो गया होगा। आगे चलते, थर्ड क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है, एज पर 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस की अगर हम बात करेंगे, द स्टेट विद द लार्जेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। वो स्टेट बताओ जिसमें सबसे ज्यादा गैप देखने को मिला। मेल और फीमेल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गैप कहाँ पर देखने को मिला, आपसे वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, केरला है। बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के मेल और फीमेल जो लिटरेसी रेट है, इसमें जो गैप था वो 28% के आसपास देखने को मिला। जबकि पूरे इंडिया की बात करें, जो एवरेज गैप आ रहा था वो 16 पॉइंट कुछ परसेंट आ रहा था, और राजस्थान में 28% का गैप देखने को मिल रहा था मेल और फीमेल लिटरेसी में। क्योंकि यहाँ पे जो मेल लिटरेसी था वो 79 पॉइंट कुछ 79.19 था, इस तरह से करके था जो मेल लिटरेसी रेट आया था। और जो फीमेल लिटरेसी था वो 52 पॉइंट कुछ परसेंट आ रहा था। तो 28% का गैप इनमें आ रहा था, इसीलिए सबसे ज़्यादा गैप जो लिटरेसी रेट का मेल फीमेल में, वो राजस्थान में। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो नाउन एज। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? क्या वो प्राइम कॉस्ट होती हैं, या वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, या वो ओवरहेड कॉस्ट होती है, या फिर वो संक कॉस्ट होती है? तो ये जो अगर हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन की, इन्हें क्या कहा जाता है? ओवरहेड कॉस्ट,
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें आप इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हो या ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हो, जो फिक्स्ड रहती है प्रोडक्शन पे। जैसे कि आपको रेंट पे करना पड़ा है, वो फिक्स्ड है, तो आप उसको ओवरहेड कॉस्ट की कैटेगरी में डाल दोगे। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। तो फिक्स्ड कॉस्ट है प्रोडक्शन की, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, उन्हें हम ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वॉज। अब आपको पता है राज्यसभा में 12 पर्सन को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो अलग अलग फील्ड को बिलोंग करते हैं, ताकि उनका भी काम शाम चल सके आगे, बाकी फील्ड्स को भी ध्यान, ये ना हो ना कि जैसे आर्ट है, कल्चर है, उस पर कोई ध्यान ही ना दे, तो उसके लिए प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को। तो कहा जाए कि पहली वुमेन फिल्म स्टार जिन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट कर गया था वो कौन थी? नरगिस दत्त, शबाना आजमी, मधुबाला या मीना कुमार? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो नरगिस दत्त हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो आपको देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरगिस दत्त आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा, नाम से ही पता लग रहा होगा। संजय दत्त की मदर की बात करी जा रही है। नरगिस दत्त जो फेमस, अगर आप रिलेट करना चाहते हो इस तरह से कह सकते हो, सुनील दत्त की वाइफ की बात कर रहे हैं, नरगिस दत्त की बात कर रहे हैं। और 1980 के आसपास का वो टाइम पीरियड था जब ये इनको नॉमिनेट कर गया था राज्यसभा में। लेकिन इनकी जो डेथ थी वो राज्यसभा के टेन्योर पे ही, जब वो मेंबर थे राज्यसभा का, उस टाइम पीरियड पर इनकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि ये एक बार बीमार पड़ चुके थे, राज्यसभा में ही थे तो बीमार हो गए थे, तो लगा कि इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगा, वहाँ पे लगा जॉइंटिस है, लेकिन नहीं, 15 से 20 दिन तक कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी, वीकनेस आ गई थी, तो पता लगा इनको पैनक्रियाटिक कैंसर था। तो फिर इन्हें यहाँ से शिफ्ट किया न्यूयॉर्क की तरफ। जब वहाँ से ट्रीटमेंट करके वापस आया तो कंडीशन और ठीक नहीं हो रही थी। तो उसके बाद 1981 की बात है, 80 या 81 की बात है, 2 मई को इनको हुआ था, कोमा में चले गए थे, और 3 मई को डेथ हो गई थी। और उसके 3-4 दिन के बाद 7 मई की अगर हम बात करेंगे, संजय दत्त की पहली मूवी आई थी जिसका नाम था रॉकी, और उसके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सुनील दत्त खुद ही थे। तो इनको डेब्यू कराया था एक तरह से कह सकते तो संजय दत्त का। तो पहली मूवी थी रॉकी, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो मूवी आई थी तो थिएटर में एक सीट खाली रखी गई थी। मम्मा की डेथ हो गई थी, 4-5 दिन ही हुए थे, तो एक सीट उस दिन खाली रखी गई थी इनके लिए। ये एक कॉमन सी चीज़ है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसे हो सकता है आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में याद रहे कहानी सुनने से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती है, जैसे आपको स्पेस में भेजना है, सैटेलाइट आप भेज रहे हो आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट क्या होगी? जो सैटेलाइट के तरीके से कह सकते हो जो किसी भी प्लैनेट का चक्कर लगा रही है, जैसे हमारी धरती है, हमारी धरती का मून की बात करें, वो चक्कर लगाता जा रहा है ना, तो वो क्या नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम खुद भेजते हैं, जैसे हमें मौसम की जानकारी लेनी है या कोई और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। आज के टाइम पे तो मतलब स्पेस में तो भीड़ है इन सैटेलाइट्स की, जो हम खुद बना के भेज रहे हैं, जैसे मैनमेड सैटेलाइट बोल दो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल दो। तो कहा जा रहा है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या था, वहाँ बिजली वगैरह की यूज जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, उसका सोर्स क्या है वो आपको बताना है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर सेल्स आप कह सकते हो। तो सोलर सेल वहाँ पे होगी, सोलर लाइट क्लीन सोर्स है एनर्जी का, और वहाँ पे आसानी से अवेलेबल है। तो सूरज की लाइट को यूज़ किया जाता है। सोलर सेल्स आपको पता है फोटो वोल्टिक एनर्जी को यूज़ करके एक तरह से कहते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, फोटो वोल्टेज इफेक्ट पे काम होता है। लाइट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एट द एंड कन्वर्ट हो जाती है। तो सोलर सेल्स को वहाँ भी यूज़ करा जाता है। अभी आपको लास्ट टाइम चंद्रयान के बारे में बताया था, वहाँ पर भी कहा था कि इस बार रोवर में एक्स्ट्रा सोलर पैनल भी लगाए गए, आगे आगे पीछे मूवमेंट होती भी है, तो लाइट रिसीव करेगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वहाँ पे, मोटर वगैरह ने काम करना है ना। तो सोलर सेल्स की हेल्प से वहाँ पे काम कर रहा है। तो सोलर से आपको पता है ये सिलिकॉन के बने होते हैं जनरली, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। इंसिनरेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो इंसिनरेटर आपको देखने को मिल रहे हैं किस पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया बर्निंग वेस्ट, जो भी वेस्ट तो उसे जलाने के काम आता है, उन वेस्ट डालने के काम आता है, पेड़ों को काटने के काम आता है, या फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। तो सही आंसर है वो इसका हो जाएगा बर्निंग वेस्ट, वेस्ट को जलाने के काम आता है। ये जो आपको इंसिनरेटर देखने को मिल रहा हो सकता है इमेज में, स्क्रीन भी आपको दिख रही है, एक तरह के फर्नेस होते हैं जिसमें वेस्ट को डाला जाता है पहले, और उसको अच्छे खासे टेम्परेचर में 100 कह रहा हूँ मैं, 1000 डिग्री प्लस टेम्परेचर होता है, 1013 1015 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होता है, उसमें ये वेस्ट डाला जाता है। और वो वेस्ट को जब वो हीट होती है वो आयनाइज हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ पर होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जब हार्मलेस मटेरियल को कोई नुकसान वगैरह नहीं है, उसमें कन्वर्ट होता है, इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ, और बाकी जो उसके बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं, जैसे उसकी ऐश है वो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ करी जाती है, यूज़ भी हो रहा है, उसको यूज़ भी किया जा रहा है, या इसके जो बाय प्रोडक्ट से ब्रिक्स ईंटें भी बनाई जाती है, तो कई तरह के यूजेस भी देखने को मिलते हैं।
बट जो ऑप्शन क्वेश्चन में पूछेगा उसके हिसाब से क्या कि जो वेस्ट है उसे जलाने के काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ उससे पहले कल इंस्टाग्राम में मैं रील अपलोड कर रहा था, उस टाइम पीरियड पे एक कोट सामने आया था, है ना। वो बड़ा सही लगा मुझे, आपने सुना भी होगा बट आपसे मैं शेयर भी कर लेता हूँ। वो बात बड़ी सही है कि जब कोई इंसान आपको अपने बारे में कुछ सुना रहा होता है ना, तो आपको वो चीज़ सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है, लेकिन वो इंसान उस दौर से गुजर रहा होता है। तो आपको सुनने में क्या जाता है, तो शांत होकर सुन लेना चाहिए ऐसी बातों को। तो ये बड़ा मेरे को टचिंग सा लगा, इसलिए मैंने आपसे भी शेयर करा, आपको पता नहीं कैसा लगा होगा या मेरे बोलने का तरीका क्या पता किस तरह से था, बट हाँ टचिंग था वो, तो मेरे दिमाग में याद है, मैंने आपसे शेयर कर लिया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ रहा है। व्हेन वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आजकल डिजिटल मिशन, अर्बन मिशन कई तरह के हो चुके हैं। पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ही आया था। ये कब लॉन्च करा गया था? चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, बट 2005 में लॉन्च करा गया था, है ना, क्योंकि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है सिटीजन को। 2005 में स्टार्ट करा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं करा है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स थोड़ा कम आना स्टार्ट हो गया है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए अच्छा खासा, तभी मुझे और मज़ा आएगा पढ़ाने में आपको, मुझे लगे कि हाँ आपको इंटरेस्ट है, आप वाकई में आगे चाहते हो कि सीरीज़ जो है डेली बेसिस पे आती रहे। और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम में वो फॉलो कर लो, टेलीग्राम में वो ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है, इफ़ टाटा एक कंपनी का नाम ले दिया, इम्पोर्ट्स अ प्रोडक्ट, अगर टाटा एक कंपनी है वो कोई सामान मंगवाती है बाहर से, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा? क्या वो वैट होगा, वैल्यू टैक्स जिसे कहते हैं, या कस्टम ड्यूटी होगा, या इनकम टैक्स होगा, या कॉरपोरेशन टैक्स होगा? देखो, कोई भी चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब बाहर वाले देश से यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से बाहर देश में जा रही है, उसमें जो टैक्स लगेगा सिंपल याद कर लो, वो कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। तो बस ये नाम याद कर लो, आपकी कहानी खत्म, आपकी कहानी खत्म नहीं, क्वेश्चन की कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, इन विच ईयर द दचिगम नेशनल पार्क इन J&K वॉज इस्टेब्लिश्ड? दचिगम नेशनल पार्क जो 10 विलेजेस के नाम पे जिसका नाम पड़ा है, श्रीनगर वाले साइड में आपको देखने को मिलती है, ये कब इस्टेब्लिश करा गया था? 1981 में इस्टेब्लिश करा गया था। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग्स नॉमिनेटेड सिराज उद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज राजा ऑफ पुंछ? कौन से मुगल राजा ऐसे थे जिन्होंने सिराजुद्दीन जो कि कठुआ के राजा हुआ करते थे, उन्हें पुंछ का राजा जो है वो घोषित किया था, अनाउंस करा था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने, बट जो करेक्ट आंसर है वो जहांगीर हो जाएगा। 1596 का वो टाइम पीरियड था जब इन्हें पुंछ का राजा बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जो एसएसबी के रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में, वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? ब्यास, सतलुज, झेलम या चनाब? तो ये चनाब नदी पर बना हुआ है, चनाब नदी पर बना हुआ है, या इस पर काम चल रहा है। 1856 मेगावाट की कैपेसिटी वाला ये है, और इस पर काम चलता जा रहा है ना। तो ये 1856 वाट आपको याद, मेगावाट याद रखना है, चिनाब नदी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। मैग्नीसाइट की बात करें, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। मिलियन ऑफ टन्स ऑफ मैग्नीसाइट जम्मू कश्मीर के कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? मैग्नीसाइट से मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कहा जाता है जनरली, उसकी बात करी जा रही है। ये मैग्नीसाइट की बात करेंगे, ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में? सांबा, राजौरी, अनंतनाग या बारामती? तो ये अनंतनाग में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द होली प्लेस ऑफ बाबा डंसर, बाबा डंसर की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? रामबन, किश्तवाड़, रियासी या फिर कठुआ? तो देखो, ये कटरा से थोड़ा आगे की तरफ जाओगे, दूसरी तरफ घूमना स्टार्ट करो, तो वहाँ पे कुछ 13-14 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है, बाबा डंसर जगह आता है, यानी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे बोलेंगे, रियासी डिस्ट्रिक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। करुआ एक झील है, क्योंकि करुआ गांव का नाम है, वहीं पे करुआ झील है, वहाँ पर ये है। तो ये डंसर बाबा की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी रियासी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डजंट बिलोंग टू जम्मू कश्मीर? कौन सी ट्राइब इनमें से ऐसे जम्मू कश्मीर को बिलोंग नहीं करते? देखो, बकरवाल जम्मू कश्मीर में, गुज्जर भी हैं, गद्दी भी हैं, लेकिन खारिया की बात करेंगे, ये उड़ीसा वाली साइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच पोर्ट इज नाउन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? अरेबियन सी का क्वीन किसे कहा जाता है, कौन से पोर्ट को कहा जाता है?
ऐसे भी आप देखो कोची को ही क्वीन कहा जाता है, तो कोची पोर्ट ही जो इसे क्वीन कहा जाएगा अरेबियन सी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, किस गवर्नर जनरल के अंडर रेलवे लाइन इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई थी? चार ऑप्शन है बट लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1853 में मुंबई से थाने की तरफ पहले रेलवे लाइन गई थी, आप सभी ने पढ़ा है, और उस टाइम पीरियड पर ही सही तरीके से पता भी लग रहा था कि इंडस वैली वगैरह के बारे में वो सब कहानियों को बताई हुई है। डैश सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर शैल रिमेन वैकेंट। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हम पढ़ते हैं कि कितनी सीट्स पीओके के लिए जो वैकेंट रखी जाएंगी, तो 24 सीट्स वैकेंट रखी जाएंगी। 24 आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता, आपको बताया भी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेली लिंक मिलता है, एक जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज का मिलता है, और उसके नीचे जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के फुल कोर्स का लिंक मिलता है। तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज में आपको हर तरह के टेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे, एकेएस क्लासेस की जो एप्लीकेशन है, वहां पे जाके आप जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू टेस्ट सीरीज को ओपन करोगे तो वहां पे ये सारे टेस्ट फ्री देखने को मिलेंगे। जो 7-8 डे आपको मैंने करवा दिए, चाहे आने टाइम पे और जितने करवाते रहूंगा वो सभी वहाँ पे फ्री होंगे, तो वो फ्री में भी अटेम्प्ट कर सकते हो वहाँ पे। उसके लिए परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट परचेस उनको करना है जिनको बाकी टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं वहाँ पे। विच रिवर इज नाउन एज गंगा ऑफ साउथ? गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन के हिसाब से बताना, तो गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रो इज कॉल्ड। देखो आप एक दो से ज्यादा क्रॉप एक ही फील्ड में लगा रहे हो लेकिन अलग अलग रोज में, इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो आज का हमारा सेशन है वो हम एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर करोगे, बाकी किसी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। टारगेट आपके सामने है। डे 5 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, 6 की भी अपलोड हो गई है, 7 की भी अपलोड हो गई है, 8 की भी आज अपलोड हो रही है, फिर 9 की अपलोड होगी, 10 की अपलोड होगी। जब मैं 11th डे की तैयारी कर रहा हूँ तब मैं देखूंगा डे 5 से लेकर डे 10 तक या किसी भी वीडियो में 10,000 व्यूज हुए। अगर इतना हुआ होगा तो उसके बाद आपके 40 क्वेश्चंस पर डे आना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर हम एक नया टारगेट सेट करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को एंड करने वाला हूँ। जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको पुराने सभी वीडियोज मिल जाएंगी, वो आप जाके देख सकते हो। अगर वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी आप कर रहे हो, रीजनिंग ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी हुई है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके रीजनिंग की वीडियोस देख सकते हो। जीके की प्लेलिस्ट भी बनी है, इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी तकरीबन हर तरह की प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेंगी। वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हो और इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।